शिवरासन ही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। आपने कार्तिकेयन को बुला के ये काम सौंपा कि यू आर इन चार्ज ऑफ द एसआईटी, यू हैव टू क्रैक द केस, यू हैव टू कैच द कल्प्रिट्स। उसका भी ऐसा ही था। शिवरासन ही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। एब्सोल्युटली। और प्रभाकरन पूरा अपना टीम तैयार किया। मतलब कि जैसा हम देखते हैं कि आपने कार्तिकेयन को बुला के ये काम सौंपा कि यू आर इन चार्ज ऑफ द एसआईटी, यू हैव टू क्रैक द केस, यू हैव टू कैच द कल्प्रिट्स। उसका भी ऐसा ही था। नहीं, तो इसमें प्रभाकरन से ऑर्डर शिवरासन को मिल रहा था एलटीटी चीफ से, या ये शिवरासन की अपनी एक थ्योरी थी कि मुझे राजीव गांधी के साथ। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार गिरा और चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, तो एलटीटी को जाफना में तब प्रभाकरन को लग गया था कि शायद बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट से ऐसा लग रहा था कि राजीव गांधी शायद वापस आएंगे। और उसी दौरान तमिलनाडु में जो डीएमके का सरकार था उसे गिरा के गवर्नर्स रूल लागू कर दिया गया था, क्योंकि रिपोर्ट्स इतने आ रहे थे सब एजेंसी से, इंक्लूडिंग डीएमके गवर्नमेंट के अपने जो सीआईडी था उनका भी इंटेलिजेंस यही बोल रहा था कि एलटीटी का बेस यहाँ बहुत अलार्मिंगली बढ़ता जा रहा है। क्या करें, तो वो सरकार गिरा दिया गया। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आना मतलब ऑब्वियसली द कंट्रोल इज फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद जो फोरकास्ट प्रेडिक्शंस आने लगे अगले इलेक्शन के बारे में कि राजीव गांधी जो है शायद ही इज कमिंग बैक टू पावर, डज इट मीन आईपीकेएफ बैक इन श्रीलंका। तो उस वक्त उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की, एक दो ऑलिव ब्रांचेस भेजा, लेकिन राजीव गांधी वॉज वेरी क्लियर अबाउट कि देयर विल बी नो वायलेंस। और इंडो श्रीलंका जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है उसमें कोई अदला बदले नहीं होगा। डायलॉग दोबारा हो सकता है बट पीस के लिए वायलेंस नहीं चल सकता है। तो उसको लगा था उस वक्त कि इससे पहले भी सर कई फिल्में आई हैं इस टॉपिक पे। एक फिल्म आई थी मद्रास कैफे, हाँ, जॉन अब्राहम उसमें थे, और उसमें उसका जो ओवरऑल लब्बो लुआब था वो ये था कि एक सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर था, दूसरा ये कि राजीव जी को पता था कि वहां पर खतरा है फिर भी वो गए थे, इसलिए कि अपने लोगों से कैसे कट सकते हैं, इलेक्शंस हैं। इज इट ट्रू कि वो लापरवाही और सुरक्षा एजेंसियों का उतना एक्टिव ना होना या रिसोर्सेज पाकर भी ना होना? देखिए, मैं तो मद्रास कैफ़े बनने से पहले ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे रॉ के ऑफिसर्स से बात की जिनको मैं पर्सनल लेवल पे जानता था, जो मेरे एज ए सोर्सेस मुझे हेल्प किया। लेकिन फिर भी मद्रास कैफ़े देखने के बाद जब मैंने जानने की कोशिश की तो नॉर्मली रॉ के लोग तो, और वो तब वो समय था जब मैं छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में आ गया था, तो मुझे उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं हुआ था कि मद्रास कैफे के बारे में जो था कि लापरवाही नहीं, मैं वो लापरवाही आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि आपने किताब लिखी है, आपने लोगों से बात की है, आपको क्या लगता है क्या रीजन था? ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं मास्टरमाइंड शिवरासन, वो बहुत ओवर स्मार्ट था कि पता नहीं लगने दिया, हमारी एजेंसियां लापरवाह थी? शिवरासन वाज ओवर टू स्मार्ट, ही वाज टू इंटेलिजेंट, टू स्मार्ट। किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को एक्चुअली कुछ नहीं पता। उसने हमारी एजेंसीज को आउटस्मार्ट कर दिया। एब्सोल्युटली, टोटली ही फॉक्स्ड आवर एजेंसीज। Unfortunately, our agencies also foxed him, but after Rajiv Gandhi's death, नहीं, तो अगर which is the show is all about. मैं अगर राजीव गांधी जी की हत्या को लेकर बात करूं कि अगर आपका एनालिसिस आए कि क्यों उनकी हत्या हुई, ये रीजन सबको पता कि हमारी फोर्सेस गई, उनसे एलटीटी से इश्यूज थे, बट एक जो वो घटना अंजाम दे दी गई उसको लेकर आपका एनालिसिस वो ये था कि उनको जब लगा कि राजीव गांधी वापस आ रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी हमारे एमिसरीज को ये बोल दिया है कि आईपीकेएफ श्रीलंका में वापस जाएगी कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो ये उनके लिए एक साइन था कि शायद आईपीकेएफ वापस आएगा, क्योंकि वो वायलेंस से हटने वाले नहीं थे। आईकेएफ एक बार हमें स्पष्ट कर दें, भारतीय फौज जो श्रीलंका गई थी। जी बिल्कुल, श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म ऑफ एलटीटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और पीछे से शुरू करते हैं। 29 जुलाई 1987 जब भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता होता है, श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने आई थिंक उस टाइम थे। जी जी, इफ आई एम करेक्ट। करेक्ट। इंडिया क्यों उस मामले में इन्वॉल्व हुआ? क्योंकि उसको लेकर आज भी डिबेट चलती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इंडिया को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, और इंडिया जो इन्वॉल्व हुआ उसकी वजह से बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, आपका अगर कोई पड़ोसी देश है और आपसे वो मदद मांग रहा है और उसके देश में जो एक्ट ऑफ टेररिज्म हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपके देश के ऊपर भी हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एक्सटेंडिंग सपोर्ट
at a diplomatic level is nothing new. ठीक है. Plus, But यहाँ तो फौजी there involved are थे. political decisions taken by the regime at that point of time when they probably thought that we should stand by we should extend support to Colombo. क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस के पास ये भी तो रिपोर्ट था कि जो तमिल रेबल्स है, जो LTT हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इंडियन सॉइल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम आगे बढ़ाने के लिए. और ये भी सच है कि उस वक़्त जो होता है कि एक बड़ा देश समटाइम अपना जो छोटा नेबर होता है उसको भी कंट्रोल करना चाहता है, वो वही थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करता है. दैट इज़ वाई some of the groups were in India and they were trained. It happens in every country, इंडिया की क्योंकि every time in history is nothing. इंडिया की क्योंकि हजारों सैनिकों की शायद जान भी गई थी इसमें, if I'm not wrong. Absolutely. तो आमतौर पर क्या होता है, आप डिप्लोमेटिक लेवल पे सपोर्ट करते हो, आप बयान दे देते हो या अपनी कंट्री में आप चीज़ें टाइट कर देते हो. इंडियन आर्मी का वहाँ जाना, हजारों फौजियों का वहाँ जाके लड़ना, उनके ज़्यादा मारना, हमारे भी लोगों का शहीद होना, इसके पीछे कोई रीजन फिर मैं समझना चाहता हूँ कि क्या, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा खतरा होगा तभी इंडियन गवर्नमेंट इस एक्सटेंट तक गई. आमतौर पर इतना हमने नहीं देखा. एक बार बांग्लादेश में देखा था, हम गए थे, एक बड़ा इशू था, बट वहां हमारे फौजियों को नुकसान नहीं हुआ. इसमें हमारे हजारों फौजियों की जान गई थी. तो इसके पीछे, क्योंकि उस टाइम आप एक्टिव जर्नलिस्ट थे, थॉट प्रोसेस क्या था, कौन सा ऐसा खतरा था? देयर आर कपल ऑफ थ्योरीज है इसमें, फ्रैंकली स्पीकिंग. वो थ्योरीज ये है कि एक तो हमने LTT को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल अंडरस्टैंड उनकी जो मिलिट्री पावर है या कितना रिटेलिटरी, उनका रिटेलिएशन कितना पावरफुल हो सकता है. दूसरा चीज़ ये था, तब तक हम लोग को मालूम हो गया था कि एट एन इंटेलिजेंस गैदरिंग लेवल कि LTT किस हद तक जा सकता है. सो दे हैड अ प्रोग्राम कॉल्ड ग्रेटर इलम, जिसमें वो चाहते हैं कि जो इंडियन तमिल्स है वो हमें फुल्ली सपोर्ट करें. तो वो तो फिर हमारे सॉवरेनिटी पे अटैक हो गया ना. आप अपने देश के अंदर क्या लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप फिर उसी सेंटिमेंट को हमारे यहाँ के हमारे लोगों को भड़का रहे हैं, उसको हम कैसे सह सकते हैं? क्या प्रभाकरन LTT का ये जो युद्ध था श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ उस टाइम, उसमें एक डर ये भी था कि तमिल जो है उससे अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि वो श्रीलंका में एक तमिल देश की मांग कर रहे थे. वो क्या वो मांग इंडिया में भी हो सकती थी, इस वजह से भी ये सपोर्ट हो सकता? प्रभाकरन चाह सकता था, लेकिन हमें कभी ऐसा ये नहीं लगा कि इंडियन तमिल्स जो है उनके साथ जुड़ जाएंगे. उसमें ऐसा कभी लगा नहीं था. आप किसी को किसी लेवल, बट आई हर्ड कि बहुत सारे इंडियन तमिल, जैसे मुरलीधरन जी है, वो इंडियन तमिल थे जो वहां जाके रहने लगे. सुना बहुत सारे इंडियन तमिल वहां जाते थे. एक इमोशनल सेंटीमेंट था. और कई बार ऐसी घटनाओं में, अब तो चीजें बदल जाती हैं, बट जब ये पीक पर ऐसे वायलेंस होते हैं, इमोशन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज. सो उस टाइम कुछ ऐसा नहीं था? देखिए, इमोशनल कनेक्ट था, लेकिन जब आपके देश के ऊपर अटैक हो जाता है कि आपका देश का एक लीडर है जो आपका प्रधानमंत्री रहा है और शायद अभी बनने जा रहा है, आपने आके उसको मार दिया. नहीं, मारने के पहले की बात, मतलब डेथ के, मैं कह रहा हूँ मारने के पहले की अगर बात करेंगे, एक इमोशनल कनेक्ट होता है. लाइक आई मे फील अबाउट अ बंगाली से इन बांग्लादेश, बट बात सिर्फ वहीं तक रह जाता है. इंडियन तमिल्स का अगर देखा जाए, कोई इन्वॉल्वमेंट एज सच कुछ नहीं था. बट आप कहते कि हमारी धरती का इस्तेमाल किया था, यहाँ काफी एक्टिव थे. DMK के शासन के टाइम में काफी एक्टिव थे. क्योंकि जो श्रीलंकन आर्मी है उनके साथ जो इनकी वॉर चल रहा था, उसमें जो लोग वुंडेड होते हैं उनको यहाँ में इंडिया में भेजा गया एज अ रिफ्यूजी. उन लोग का ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ हुआ. उस आड़ में उसको इस्तेमाल करते हुए इसने अपने बहुत सारे लोगों को यहाँ रखा. बट प्रभाकरन इज समबडी हु इज अ वेरी फार साइटेड पर्सन. उसके माइंड में बहुत कुछ चलता था जो फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को इतना नहीं मालूम, कि वो बहुत आगे का सोचता है कि अगर मैं आज रिफ्यूजी के नाम से इंडिया में 10,000 लोगों को भेजा, हो सकता है उसमें 1,000 हो जो कल मेरे लिए काम करेगा. लेकिन उसमें हमारे यहाँ के तमिल ज़्यादा नहीं थे. वही मैं कह रहा हूँ कि एक सिंपैथी हो सकता है, कि इमोशनल कनेक्ट हो सकता है. लेकिन एक्टिविटीज़ जो है, वो एक्टिविटीज़ जो था वो वहीं से लोग आते थे एज रिफ्यूजी. इंडिया ने उनको असाइलम दिया हुआ था, उनका वो मोस्टली यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते थे. और शिवरसन भी आया था. शिवरसन का एक आँख जो he lost one of his eyes in an ambush with श्रीलंकन आर्मी, वो पहली बार इंडिया जब आया था एज अ रिफ्यूजी, ट्रीटमेंट के लिए आया था. और उसने वेल्लोर में जाके अपना आँख का ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ठीक से हो नहीं पाया. एंड ही वॉज गिवन अ प्लास्टिक आई कि तुम्हारा कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है. सो दैट इज हाउ ही ऑल्सो केम टू इंडिया, फर्स्ट एज अ रिफ्यूजी एंड एज अ पेशेंट. तो ये जो वन आइड जैक था, ये मैंने कहीं पढ़ा कि हॉलीवुड फिल्म से नाम लिया गया था. हाँ, मार्लन ब्रांडो का एक फिल्म था. तो यहाँ से ये नाम उसको
एग्जैक्टली मुझे तो नहीं मालूम किसने दिया था. सर्टन थ्योरी सेज कि प्रभाकरण ने उसको ये नाम दिया था, क्योंकि ये जब वापस गया उधर ट्रीटमेंट के बाद, तो ही हैड लॉस्ट एन आई, तो यू आर लाइक वन आइड जैक. उत्तारी कन्नन. हाँ, तो तब से उसका बट उसने जब एलटीटी में ऑफिशियली एज ए कार्डर बन के ज्वाइन किया और उसको असाइनमेंट्स देने लगे प्रभाकरण, तब उसका नाम दिया गया था रघुवरन, और उसका नाम लोग उसको एड्रेस करते थे रघु बोल के. अदरवाइज उसका पूरा नाम जो है वो पकिया चंद्रन था. ही हैड गॉट लॉट्स ऑफ एलियासेस, बट क्लोज सर्किट में सब लोग उसको रघु नाम से ही बुलाते थे. एंड देन his name became Sivarasan, as far as I know, a little before 1990, when he was planning a big action in India, पद्मनाभा को मारने के लिए. तो नाम चेंज करता था अपना कुछ दिन बाद.